आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड थर्ड वीडियो के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट टू वीडियोस में हमने बहुत से कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में भी समझा और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में समझा। जल्दी से शुरू करते हैं आज ये वीडियो। एंड ये दिस इज रिलेटेड टू द BFM पार्ट 3 फ्रॉम मॉड्यूल चैप्टर 1 के बारे में कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू आर्बिट्रेज इन द फॉरेन। तो आर्बिट्रेज मैंने आपको आइडिया पहले भी दिया था। एक पर्सन ए है जो अलग अलग मार्केट में डील कर रहा है, लेट्स से M1, M2, M3 अलग अलग मार्केट में डील कर रहा है और ये मल्टीपल मार्केट्स में डील करता हुआ प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये मार्केट की कंडीशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है सो एज टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, सबसे ज्यादा अपना ये। इस पर्सन को क्या कहेंगे? वी विल बी सेइंग द पर्सन टू फ्यूचर। और जो चीज ये कर रहे हैं उसको हम कहते हैं आर्बिट, राइट। तो आर्बिट्रेज में क्या होता है? साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग होती है कमोडिटी या फिर करेंसी की डिफरेंट मार्केट्स, एक से ज्यादा मार्केट्स में आप एक ही बार में ज्यादा चीजों को खरीदते हो, बेचते हो। एंड मेन पर्पस क्या होता है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है मार्केट के प्राइसिंग डिस्क्रिपेंसीज की वजह से। बेसिक आइडिया है कि एक मार्केट में मैंने करेंसी को खरीदा, दूसरी मार्केट में जहां पर बेटर प्राइस मिल रहा था वहां पर इमीडिएटली सेल कर दिया, या फिर हो सकता है मल्टीपल मार्केट में सेल कर दिया। तो प्राइस डिफरेंशियल को एक्सप्लॉइट करने का हमने काम किया। अब ये जो आर्बिट्रेज होता है ये मल्टीपल तरीके का होता है। एक होता है सिंपल डायरेक्ट आर्बिट्रेज और दूसरा होता है कंपाउंड आर्बिट्रेज। जो सिंपल आर्बिट्रेज होता है जिसको हम डायरेक्ट आर्बिट्रेज भी कहते हैं, इसमें सिर्फ दो सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक पर्सन ए जो है वो सेंटर 1 सेंटर 2 एक से खरीदा दूसरे में बेच दिया, उसको हम कहते हैं सिंपल आर्बिट्रेज। और एक होता है कंपाउंड आर्बिट्रेज। कंपाउंड आर्बिट्रेज का मतलब होता है जिसमें तीन या उससे ज्यादा सेंटर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, M1, M2, M3, ठीक है। तो ये तीनों मार्केट्स अब इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू जो पर्सन है वो प्राइस डिस्क्रिपेंसीज का बेनिफिट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसडीज को परचेज किया गया मुंबई में, उनको कन्वर्ट कर दिया यूरो में इन लंदन, एंड फिर उनको सेल कर दिया न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगर प्राइजेस जो थे वो फेवरेबल हैं इन करेंसीज को लेकर के, तो ये पर्टिकुलरली क्या हुआ? दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड आर्बिट्रेज का एग्जांपल एक बन गया है। अब बेसिक कंसिडरेशन क्या है कि आप जितना जल्दी किसी मार्केट में काम कर पाते हो ताकि उसके प्राइसिंग की जो एडजस्टेबिलिटी है उसके फिक्स होने से पहले पहले आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाओ। तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए टेक्निकल स्किल्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मिनिमल टाइम डिले होना चाहिए, तभी आप पर्टिकुलर चीज़ें कर पाओगे। और प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स का होना ज़रूरी है, डिफरेंट चैनल्स, सो डेट आपको नुकसान ना हो जाए, राइट। ये चीज़ होती है मैन। फिर बात आती है रिलेटेड टू रिटेल एंड मर्चेंट रेट। ये टॉपिक मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो देखो, फॉरेन एक्सचेंज के केस में क्या होता है? हमारे पास दो तरह की मार्केट होती है। एक होती है हमारे पास इंटर बैंक मार्केट रेट। इंटर बैंक मार्केट रेट जिसको हम मर्चेंट रेट कहते हैं, वो बेसिकली क्या रहता है? दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, कि अगर आप इंटर बैंक मार्केट रेट की बात करें तो वहां पर बैंक जो है, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ डील कर रहा है, ठीक है। इस तरह से डील कर रहा है। नाउ मेमोराइज कि जो मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था? टू वे कोटेशन। याद है टू वे कोटेशन में क्या बताया था? अब टू वे कोटेशन के केस में अगर आपको याद नहीं भी है, पहली वीडियो नहीं भी देखी है, तो बता देता हूं। उसके केस में आपके पास दो एक बाइंग रेट भी रहता था एक ही कॉट में और सेलिंग रेट भी रहता था। लाइक 1 USD इज इक्वल टू 86.75/95। यहाँ पर ये 75 वाला जो है वो बाइंग रेट है, 95 वाला जो है वो सेलिंग रेट है। मैं तो यहाँ पर ऊपर, तो इस तरह से कुछ हिसाब किताब हमारे पास रहता था, राइट। अब पर्टिकुलर हो क्या रहा है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, गया होगा, कोई नाम नहीं बताया, कस्टमर का रेफरेंस नहीं बताया, किसने किसको पैसे दिए नहीं दिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो सिंपली वी डू कंसीडर कि वहां पर रेट जो एप्लीकेबल होगा दैट विल बी द इंटर बैंक मार्केट रेट। वहां पर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? इंटर बैंक मार्केट रेट वहां पर एप्लीकेबल होगा। अब आप कहोगे कि ये रेट का हमारे को बेनिफिट क्या है? ये देखो सिंपल सी बात, अभी से आपको मैंने सीधा तरीका बता दिया। जहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है, ये नहीं पता कि कस्टमर डील कर रहा है और क्या डील कर रहा है, कुछ भी नहीं बताया गया, जस्ट आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, कोटेशन दिया गया है, वहां पर इंटर बैंक मार्केट रेट ही एप्लीकेबल होता है। यानी कि पिछली दो वीडियोस में हमने जो भी एग्जांपल्स कवर किए हैं वो इंटर बैंक मार्केट रेट के ही एग्जांपल्स थे, ठीक है। पहली चीज क्लियर होगी है? अब ये डिफरेंस क्या होता है, राइट, उसको समझते हैं। इन द केस ऑफ द इंटर बैंक मार्केट रेट, जो आपका बाइंग रेट होता है वो बाइंग रेट होता है, सेलिंग रेट होता है सेलिंग रेट होता है। आपको ये कैसी
आप बात कर रहे हो, ये तो रेट वही रहेगा ना जो रेट होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? लेट्स केस कि पर्सन ए ने यूएसडीज परचेज करने हैं बैंक से, यहाँ पर बैंक है एक्स वाई जेड, और पर्सन ए ने यूएसडी क्या करने हैं, बाय करने हैं। अब पर्सन ए के पास अपने यूएसडी तो है नहीं है, ठीक है, तो ये उस रेट के ऊपर बाय कर पाएगा जिस रेट के ऊपर बैंक सेल करने को रेडी है। यानी कि अगर पर्सन ए ने बाय करने हैं यूएसडी, तो बैंक कौन सा कोड देगा? बैंक जो कोड देगा वो सेलिंग का कोड देगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दो बैंक इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर एक साइड पर आपके पास कस्टमर इन्वॉल्व है और दूसरी साइड पर आपके पास बैंक इन्वॉल्व है, राइट। अगर यहीं पर ए बैंक होता, ए भी बैंक होता, तो यहाँ पर सेलिंग रेट जो है वो सेलिंग रेट ही होता, एंड जो आपके पास बाइंग रेट है वो बाइंग रेट ही फाइंड आउट आप करते, उसी हिसाब से कोटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन के पॉइंट्स, इन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होती रहेगी, डू नॉट वरी अबाउट, राइट। देखो अभी जब हम मर्चेंट के साथ डील करते हैं या रिटेल कस्टमर्स के साथ डील करते हैं तो वो चीज़ होती है, और जब हम कस्टम बैंक के साथ डील करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, वी सेट इंटर बैंक मार्केट। एक तरह का जो रेट हो गया वो हो गया रिटेल रेट, यानी कि जब आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो तब कौन सा रेट एप्लीकेबल हो रहा है, तब एप्लीकेबल हो रहा है रिटेल रेट, राइट। और जब आप बैंक के साथ डील करने की बात कर रहे हो तो वो कौन सा रेट हो रहा है, दैट इज अ इंटर बैंक मार्केट रेट, यानी कि बैंक बैंक आपस में डील कर रहे हैं तो वो इंटर बैंक मार्केट रेट है। दो तरह के रेट एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि जब मैं मर्चेंट के साथ डील करता हूं, जब मैं रिटेल कस्टमर के साथ डील करता हूं, ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक रेट होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक तो मेनली होते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट्स होते हैं, दूसरा जो आपके पास होता है दैट्स अ बिल ट्रांजैक्शन रेट, जिसमें जिसको हम बीबी रेट्स कह देते हैं, राइट, वो रेट्स होते हैं। इसके अलावा भी रेट्स होते हैं, लाइक वी आर हैविंग द फॉरेन करेंसी नोट रेट्स, ट्रेवलर चेक रेट्स, पर्सनल चेक्स बाइंग रेट, ठीक है। तो डिफरेंट मार्जिन जो होते हैं वो इंटरबैंक मार्केट रेट के हिसाब से ऐड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन टाइप के हिसाब से, ठीक है। तो एक यहाँ पर भी आपको गोल्डन रूल बता देता हूँ, काइंडली टेक अ नोट ऑफ इट। यहाँ पर भी एक गोल्डन रूल बता देता हूँ कि अगर तो आपके पास सेलिंग का रेट है, कोई सा भी रेट हो, चाहे वो बाइंग रेट है, सॉरी, चाहे वो टीटी रेट है, चाहे वो बिल्स रेट है, अगर वो सेलिंग का रेट है तो एक्सचेंज मार्जिन हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा। और अगर वो बाइंग का कॉट है तो उसके केस में एक्सचेंज मार्जिन हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज़ें ना बेसिक्स हैं। बेसिक्स क्यों हैं? क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपको कई बार समझना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये बेसिक्स आपको बता रहा हूं अभी, बाकी क्वेश्चंस में भी हम इनको अप्लाई करेंगे, राइट। अब की पॉइंट्स को समझते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से। देखो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में टीटी बिल्स हो गए, करेंसी नोट्स हो गए, ट्रैवल चेक रेट हो गए। अब बेसिकली इनमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विस कॉस्ट होती है, डिफरेंट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो कॉस्ट भी अलग अलग होती है। बाइंग सेल रेट की बात करें तो बैंक्स जो हैं वो बाय रेट एंड सेल रेट को डिफरेंट बताते हैं, उसमें मार्जिन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। इंटरबैंक मार्केट रेट क्या होता है, जहां पर बैंक्स आपस में डील करते हैं, ठीक है। तो इंटरबैंक मार्केट के रेट के केस में क्या एक्स्ट्रा मार्जिन इन्वॉल्व होगा? नो, नहीं होगा, ठीक है। तो जब बैंक्स आपस में डील करते हैं तब कौन सा रेट यूज करते हैं? इंटरबैंक मार्केट रेट यूज करते हैं। इंटरबैंक मार्केट रेट के केस में बाइंग रेट इज द बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट इज द सेलिंग रेट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्चेंट रेट, या फिर हम बात करते हैं रिलेटेड टू द रिटेल रेट, द बाइंग रेट जो बैंक का होगा वो कस्टमर के लिए, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज हो, बैंक के लिए, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कस्टमर के लिए। तो अगर बैंक के लिए बाइंग रेट है तो कस्टमर के लिए वो सेलिंग रेट होगा, ठीक है। यानी कि बैंक जिस रेट पर बाय करने को रेडी है, कस्टमर उस रेट पर सेल करेगा, एंड बैंक जिस रेट पर सेल करने को रेडी है, कस्टमर उस रेट पर बाय कर सकता है। दिस इज अ सिनेरियो, राइट। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस के बारे में। देखो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस क्या होते हैं, लाइक बैंक में फंक्शन चलते हैं ना ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट, उसी तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम है उसमें भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उनको हैंडल करना होता है, लाइक बाइंग सेलिंग करनी है। अब उनको भी तो हैंडल करना है, उनको कौन हैंडल करेगा? उनको एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट जो है डीलिंग रूम का वो हैंडल करेगा। एंड डेफिनेटली ये जो सारा काम होता है ना फॉरेन एक्सचेंज का, ये बैंक्स में डिपार्टमेंटली किया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, वो डीलिंग रूम भी होता है, राइट। एंड जैसे मान लो कि फॉरेन करेंसी को खरीदना है, बेचना है, तो बैंक की पोजीशनिंग क्या है, लाइक बैंक की ओवरबोर्ड पोजीशन है या
ओवरसोल्ड पोजीशन है, वो अगले चैप्टर्स में भी हम कवर करेंगे। बट जस्ट गिविंग एन आइडिया कि उनको खरीदने का काम, उनको रखने का काम, गैप तो नहीं है, बिकॉज अगर गैप होगा तो बैंक के ऊपर रिस्क इन्वॉल्व रहता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है बैंक को, राइट। तो ये सब चीज़ें जो मिलके होती हैं, दिस बेसिकली कंक्लूड कि बैंक का कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उस सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अलावा देखो, बैंक क्या करता है, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ एक नोस्ट्रो अकाउंट को मेंटेन करता है। तो अगर नोस्ट्रो अकाउंट नहीं पता तो फटाफट से बता देता हूँ। ABC एक बैंक है और इसके ऑपरेशंस ये चलाना चाहता है यूएसए में। यूएसए में इसकी ब्रांच नहीं है, लेकिन वहां पर एक और बैंक है, डेट इज अ PQR बैंक। वहां पर कौन सा बैंक है? PQR बैंक है। अब ये PQR बैंक में क्या करेगा, ABC बैंक अपना एक फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर देगा और जो भी ऑपरेशंस चलाने हैं यूएसए में वो PQR बैंक के थ्रू चलाएगा, थ्रू दिस अकाउंट, ठीक है। अब ये अकाउंट ABC की बुक्स एक फॉरेन करेंसी अकाउंट है जो बाहर एक दूसरे कंट्री के बैंक में ओपन अप है। इसी अकाउंट को हम कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। से दिस टाइप ऑफ अकाउंट टू बी नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। ये नोस्ट्रो अकाउंट होता है। एंड इसी के ऑपोजिट अगर PQR बैंक ने इंडियन बैंक में रुपी अकाउंट ओपन किया हो तो ABC बैंक की बुक्स में वो अकाउंट क्या होगा? दैट विल बी द वोस्ट्रो अकाउंट फॉर ABC बैंक। ये नजरिया किसका है? ये है ABC बैंक का नजरिया कि भाई इनका खाता बाहर की कंट्री में फॉरेन करेंसी में ओपनड है, दूसरे कंट्री में बैंक में ओपनड है, और ये अकाउंट ABC बैंक के लिए क्या हुआ? नोस्ट्रो अकाउंट हुआ। सेम वे में अगर दूसरे बैंक का अकाउंट यानी कि बाहर की कंट्री के बैंक का अकाउंट इंडिया में ओपन होता है रुपीज में, तो ABC बैंक के लिए वो अकाउंट होगा वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। फिलहाल के लिए नोस्ट्रो अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो नोस्ट्रो अकाउंट के फंड्स को, बैलेंसेस को मैनेज करना, प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करना, वो जिम्मेदारी भी किसकी होगी? डीलिंग रूम की जिम्मेदारी रहने वाली है। प्रोप्राइटरी डीलिंग्स, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग क्या होती है? बैंक कई बार खुद के भी ट्रेड्स करता है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करे। बैंक का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो बेसिकली ट्रेड करता है, खुद के लिए भी ट्रेड करता है, राइट। तो वो भी पर्टिकुलरली क्या होता है, दैट इज आल्सो इन्वॉल्व, वो फंक्शन भी इन्वॉल्व है। एक तो कस्टमर्स के लिए करते हो, कस्टमर्स के लिए आप इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए भी करते हो, यू आल्सो गो फॉर द जो आपके कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं आप उनके लिए भी परचेजिंग सेल परचेज करते हो, राइट। वो भी करते हो। एंड फर्दर अपनी खुद की प्रोप्राइटरी जो आपकी पोजीशंस हैं वो भी आप ऑपरेट करते हो। इन सबको मिला करके क्या बनता है? ये सब डीलिंग्स कौन करता है? ये डीलिंग रूम ही करता है, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स ओवर हियर। तो डीलिंग रूम जो है इसको ऑफनली हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द प्रॉफिट सेंटर। व्हाई वी से इट टू बी द प्रॉफिट सेंटर? हम इसको क्यों कहते हैं प्रॉफिट सेंटर? बिकॉज ये प्रॉफिट जनरेट करता है बैंक के लिए, इंस्टीट्यूशन। और जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट द रेगुलेटर। कहाँ कहीं भी पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पर रेगुलेशन तो रिक्वायर्ड होती ही होती। तो जब ये ट्रेजरी मैनेजमेंट की जाती है फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के तो कुछ एक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली जो चीज है दैट्स रिलेटेड टू ICG। ICG यानी कि इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस दी जाती हैं किन के द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती हैं। यानी कि आपकी डे लाइट लिमिट क्या होगी, ओवरनाइट लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम ट्रेड कितना कर सकते हो, एक्सपोजर कितना हो सकता है। ऐसी बहुत सी गाइडलाइंस जो हैं वो RBI के द्वारा दी गई हैं जिनको हम ICG इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस कहते हैं। उनको मानना पड़ेगा बैंक के इस डीलिंग रूम को जब ये ऑपरेशंस कर रहा है। साथ के साथ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। क्योंकि आप डील कर रहे हो कहाँ पे? इंडिया में डील कर रहे हो किसके साथ? फॉरेक्स के साथ डील कर रहे हो। तो RBI तो मानोगे मानोगे, और साथ के साथ फेडाई जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसकी बात भी मान। इसके अलावा बैंक की खुद की भी गाइडलाइंस हो सकती हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव्ड हो। उन गाइडलाइंस को भी बैंक्स को डेफिनेटली जो डीलिंग रूम है उनको मानना पड़े। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शनल सेग्रीगेशन की फंक्शन क्या क्या होते हैं डिपार्टमेंट्स में एंड क्या क्या चीज़ होती है। एक बहुत ही एक कार्डिनल जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डीलिंग रूम का, दैट्स पर्टिकुलर रिलेटेड टू एक स्ट्रक्चर टाइप होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? लेट मी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो मान लो कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अब इसमें ना 3 डिपार्टमेंट होता है। एक आपके पास डिपार्टमेंट होता है फ्रंट ऑफिस जिसको हम कहते हैं। एक आपके पास फ्रंट ऑफिस होगा। ये है तो एक ही डिपार्टमेंट लेकिन इसमें फर्दर ड्यूटीज डिवाइड की हुई हैं। एक मिड ऑफिस होगा और एक आपके पास होगा बैक ऑफिस, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मिड फ्रंट ऑफिस जैसे ब्रांचेस होती है ना, ब्रांच, वहां पर कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हो, सारा कामकाज बाइंग सेलिंग ये
वो कौन करेगा? वो ये फ्रंट ऑफिस करेगा। करेंसीज को खरीदना है, बेचना है, और पर्टिकुलरली ऑर्डर्स को बुक करना है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदना बेचना है, ये सारा काम कौन करेगा? दिस ऑल विल बी डन बाय द फ्रंट ऑफिस। वो सारा काम ये फ्रंट ऑफिस करने वाला है। दूसरा होता है हमारे पास मिड ऑफिस। मिड ऑफिस पर्टिकुलरली जो भी डील्स हुई हैं उनको चेक करने का काम, उनकी क्रॉस चेकिंग करने का काम, उनको पर्टिकुलरली देखने का काम कि एक्चुअल में ये बिड्स हुई हैं कि नहीं हुई हैं, क्या एक्चुअल में ये डील डन हो चुकी है नहीं हो चुकी है, वो सारा काम किसका है? वो मिड ऑफिस का काम है। यानी कि जो मिड ऑफिस का काम है डेट इज मेजरली रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट, और इसी को रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। ये मिड ऑफिस का काम है। और साथ ही साथ देखो, पर्टिकुलरली लिमिट्स को सेट करना कि क्या ट्रेड लिमिट्स रहेंगी, उनके साथ कंप्लायंस को चेक करना, वो सारा काम किनका है? दैट इज रिलेटेड टू द मिड ऑफिस। फिर थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास बैक ऑफिस। ठीक है, बैक ऑफिस होता है जो बेसिकली रिकंसलेशन करता है जो भी डील्स हुई हैं। इवन नोस्त्रो अकाउंट मैंने आपको बताया था, नोस्त्रो अकाउंट के बैलेंसेस को चेक करना, और एएलएम एसेट लाइबिलिटी मिसमैच को चेक करना कि क्या प्रॉपर आपके पास एसेट लाइबिलिटी है या नहीं है, मैनेज हो रही है नहीं हो रही है, उन सभी चीजों को चेक करने का काम किसका है? बैक ऑफिस का काम है, राइट? नाउ आफ्टर दैट लेट्स जंप टू द रोल ऑफ द डीलर्स। डीलर्स का क्या रोल होता है? देखो, डीलिंग रूम की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी डीलर्स हैं उनको प्रॉपर अवेयरनेस हो। आप अपने काम के माहिर होने चाहिए, तभी काम कर सकते हो ना। आपको आर्बिट्रेजर बनना है, सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि 2-3 मार्केट्स में आपने ट्रेड मारा और पैसा अर्न कर लिया, लेकिन आपको मार्केट की प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, डायनेमिसिटी का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे चेंज होती है, कंडीशंस क्या होती है, करेंसी के क्या ट्रेंड्स हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। और आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, बिकॉज जो आपके एक्सचेंज रेट्स हैं वो तो हर एक सेकंड ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं? चेंज होते हैं। फर्दर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होने चाहिए, लाइक आप स्ट्रेस के अंडर काम कर सकते हो, बिकॉज स्ट्रेस तो हर टाइम रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर सकते हो अग्रेसिवली, राइट? एंड फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हुए आपने अग्रेसिवली काम भी करना है, और साथ के साथ अगर कोई गलती होती है तो उसको भी करना है, फिर भी काम करते रहना है। फिर बात आती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं इस केस में क्या एग्जाम्पल बन सकती है, राइट? लेट्स हैव अ लुक एट इट। देखो, एक डीलर है जो पर्टिकुलरली डील कर रहा है इंडियन बैंक में, मुंबई में, एंड फर्दर वो यूएसडी बाय करना चाहते हैं। अगर एक्सपोर्टर क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है अ बेटर डॉलर रेट, अगर तो डॉलर रेट अच्छा होगा तो वो यूएसडी को बाय कर लेंगे, ठीक है, यानी कि उनका जो एक्सपोर्टर है वो बाय कर लेगा, ठीक है। तो डीलर्स स्विफ्ट एक्शन कैन यील्ड इमीडिएट प्रॉफिट। अगर वो प्रॉपरली जानते हैं मार्केट को और वो सही रेट पर खरीद लेते हैं तो डेफिनेटली उनका बैंक जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन अगर गलती हुई, अगर उन्होंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, तो भाई लॉसेस भी हो सकते हैं। दैट इज आल्सो टू बी टेकन केयर, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंड पोजीशन एंड द करेंसी पोजीशन। ये फंड पोजीशन क्या होती है और करेंसी पोजीशन क्या होती है, इसको समझते हैं। फंड पोजीशन का मतलब होता है दो तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो फंड्स इनफ्लो है, यानी कि पैसा जो है आ रहा है, तो या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, या तो इनफ्लो है, या फिर क्या हो सकता है? आउटफ्लो हो सकता है। आउटफ्लो यानी कि पेमेंट करनी है, यानी कि पेएबल है, और इनफ्लो का मतलब होता है रिसीवेबल है, यानी कि पैसा आने वाला है। अगर आपके पास मिसमैच है, लेट्स से केस कि मेरे पास पैसा जो आने वाला है वो है 10 लाख रुपए का, और पैसा जो मैंने पे करना है यानी कि जो आउटफ्लो है वो है 20 लाख रुपीज का, वो है 20 लाख रुपीज। तो देखो क्या चक्कर पड़ जाएगा, क्या इशू होगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, क्या इशू होने वाला है, व्हाट विल बी द इश्यूज इन दिस केस? उसके केस में अगर आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो डेफिनेटली रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बाहर से उठाना पड़ेगा। एंड इन केस अगर नोस्त्रो में बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट में है तो आपको ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट पड़ेगा, आपको पैसा पे करना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर आपके पास ज़्यादा है, लेट्स से केस इनफ्लो ज़्यादा है, अगर मान लो कि इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो डेफिनेटली वहां पर भी नुकसान हो सकता है, बिकॉज आपका पैसा वेकेंट पड़ा रहेगा। तो डीलर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मिसमैच ना हो, कम से कम मिनिमल मिसमैच हो, ताकि आपके फंड्स की पोजीशन के हिसाब से आप मैक्सिमम अर्निंग कर पाओ, राइट? एक होती है ये फंड्स पोजीशन होती है। तो फंड्स पोजीशन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? दो तरह की रहेंगी। वन, इट विल बी रिलेटेड टू द इनफ्लो, ठीक है। अगर मैं फंड्स पोजीशन की बात करता हूं तो एक होता है मेरे पास इनफ्लो,
और दूसरा मेरे पास होता है आउटफ्लो। ये दो चीजें हमारे पास रहती हैं इन केस ऑफ द फंड्स पोजीशन, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द करेंसी पोजीशन के केस में भी मेरे पास दो पोजीशंस है। एक हो सकती है ओवरबॉट पोजीशन, जिसको हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, से टू बी लॉन्ग पोजीशन, राइट। एंड दूसरी होती है ओवरसोल्ड पोजीशन, जिसको हम शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। हो सकता है कि आपके बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया ना, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जब आप 2 दिन से ज्यादा के सेटलमेंट के लिए बुक करते हो कॉन्ट्रैक्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना उनको। लेट्स केस कि आपने बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं 30,000 USD के, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने बाइंग के जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो 30,000 USD के कर लिए हैं, और वहीं पर आपने जो सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो किए हैं 40,000 USD के, राइट। अब आपके पास यूएसडी जो आएंगे वो है 30,000 USD। हम मान के चल रहे हैं कि मेरे पास पहले कोई भी यूएसडी नहीं है, तो जो मेरे पास यूएसडी आएंगे वो है 30,000 USD, और जो यूएसडी जाएंगे वो है 40,000 USD। डेफिनेटली मेरे पास 10,000 USD कम है, ऐसा तो है नहीं है कि मेरे पास 10,000 USD कहीं और से आ जाएंगे। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम होराइजन के ऊपर बात कर रहा हूँ। यानी कि लेट से 1 मंथ के पीरियड के लिए बात कर रहा हूँ कि 1 मंथ के पीरियड में मेरे पास 30,000 USD आएंगे और जाएंगे कितने, 40,000 USD जाएंगे। अब 40,000 USD है नहीं है, तो मुझे हो सकता है कि महंगा यूएसडी परचेज करना पड़े मौके पर, तो डेफिनेटली वो भी नुकसान मुझे हो सकता है। तो करेंसी पोजीशंस को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है चाहे आपके पास शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि अगर कोई भी नेट पोजीशन आपके पास एग्जिस्ट करती है, वेदर इट्स अ लॉन्ग पोजीशन और द शॉर्ट पोजीशन, उसके साथ बैंक के ऊपर एक रिस्क उमड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट रिस्क यही होता है कि एक्सचेंज जो रेट्स हैं वो तो चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। डेफिनेटली उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, वो एक्सचेंज रिस्क होता है। तो डीलर्स जो होते हैं ना, ये नहीं है कि वो हमेशा तलवार लटकती रहेगी उनके गले पर, उनको एक पर्टिकुलर लिमिट दी जाती है, जैसे रिस्क एक एपिटाइट होता है ना, वो लिमिट दी जाती है कि आपको अपने जो भी पोजीशंस हैं वो इसी लिमिट में रखनी है, ताकि इससे ज्यादा नुकसान आप लोगों को ना हो, राइट। सपोज बैंक ने नेट पोजीशन जो दी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेट पोजीशन कहते हैं, राइट। तो बैंक ने नेट पोजीशन जो दी है वो दी है USD 2 मिलियन की, तो उसके कारण से पर्टिकुलर बैंक जो है इतना रिस्क मान करके चलता है कि चलो ठीक है भाई, अगर इतना रिस्क होता है तो ठीक है, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी क्या होती है, इसको समझते हैं एंड क्यों जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड पर्टिकुलर थिंग। तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अकेली मार्केट नहीं है, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है ना, ये आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी डील करता है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में आप कह लो उनमें भी डील करता है, और ये डेफिनेटली ये फॉरेक्स में भी डील करता है, एंड आल्सो जो आपके पास स्टॉक्स है, इक्विटी है, उनमें भी ये डील करता है, राइट। ये सभी में डील करता है। तो इंटीग्रेटेड जो मार्केट है वो पर्टिकुलरली इसीलिए जरूरी है, क्योंकि सब पहले क्या होता था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड डोमेस्टिक करेंसी मार्केट्स को अलग अलग से मैनेज किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। वाई इंटीग्रेटेड, बिकॉज सभी चीजें इंटरलिंक्ड है अभी। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट हो चुका है। डीरेगुलेशन का मतलब है कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी इंटरेस्ट रेट को, लेकिन अब सप्लाई एंड डिमांड सिलेक्ट करते हैं। एंड एक्सचेंज कंट्रोल भी लिबरलाइज हो सकता है। आई टोल्ड यू कि करंट अकाउंट के ऊपर कन्वर्टेबिलिटी टोटल हो चुकी है, एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी कन्वर्टेबिलिटी जो है काफ़ी हद तक हो चुकी है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जैसे मान लो मैंने डोनेशन के लिए पैसे बाहर भेजने हैं, एजुकेशन के लिए पैसे इस्तेमाल करने हैं, कोई भी चीज़ें, राइट, बिजनेस रिलेटेड कोई भी चीज़ें होगी। लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है जिससे इंडिया में रहने वाले पर्सन की एसेट लाइबिलिटी बाहर ऑल्टर हो रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन से, या बाहर रहने वाले पर्सन के एसेट लाइबिलिटी इंडिया में ट्रांजेक्शन करने से ऑल्टर हो रहे हैं, उनको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो उन दोनों में काफ़ी हद तक जो कन्वर्टेबिलिटी है वो अलाउ की गई है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब ग्रो कर गई हैं, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, एंड सेटलमेंट सिस्टम्स काफ़ी एडवांस यूज़ किए जा रहे हैं, और डीलिंग इन्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक इवॉल्व हो चुका है। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब पर्टिकुलरली ये सब चीज़ें जब हुई हैं, डीरेगुलेशन हो गई, लिबरलाइजेशन हो गई, एंड फॉर द ग्रोथ हो गया, जो आपका सेटलमेंट सिस्टम था वो बेटर हो गया, डीलिंग इन्वायरमेंट बेटर हो गया, तो इससे बैंक को एक पर्टिकुलर क्या मिला है, एक पुश मिला है
कि बैंक करेंसी ऑप्टिमाइजेशन को और ज़्यादा बेटर कर सकता है अगर वो सभी चीज़ों में, चाहे डोमेस्टिक करेंसी मैनेजमेंट है चाहे फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट है, उनको पर्टिकुलरली अच्छे से मैनेज करता है, तो बैंक वहां से भी अर्निंग कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है, और अपनी रिस्क मैनेजमेंट को भी बेटर कर सकता है। इसलिए इंटीग्रेटेड जो ट्रेजरी अप्रोच है उसको फॉलो करना चाहिए। तो डीलिंग रूम ऑपरेशंस के बारे में हमने पढ़ा कि डीलिंग रूम जो है वो खरीद बेच करता है, कस्टमर्स के साथ डील करता है, कॉर्पोरेट्स को डील करता है, अपने एएलएम की जो पोजीशंस हैं उनको मैनेज करता है, जो आईसीजी गाइडलाइंस हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं या और गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करता है। तो सब चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो डेफिनेटली आईसीजी की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी, आपको आरबीआई की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी, फेडाई के साथ भी आपको अडेयर करना पड़ेगा, सब चीज़ें हैं। और फंक्शनल सेग्रीगेशन की बात करें तो वी आर हैविंग द फ्रंट ऑफिस जहां पर ट्रेडिंग की जाती है, मिडिल ऑफिस करता है रिस्क मैनेजमेंट, और बैक ऑफिस रिकंसलेशन का काम करता है। डीलर्स की बात करें तो क्रिटिकल प्रॉफिट जनरेशन का मेन काम रहता है, स्ट्रेस एनवायरनमेंट में ये लोग काम कर पाए, इनके डिसीजंस काफ़ी तेज होने चाहिए, एंड इनमें विलिंगनेस होनी चाहिए कि गलती हो सकती है लेकिन साथ के साथ अर्निंग अग्रेसिवली फिर भी करनी है। और फंड्स पोजीशन में हमने पढ़ा कि दो तरह की फंड पोजीशन होती है, इनफ्लो या फिर हो सकता है आउटफ्लो, ये दो पोजीशंस हो गई। और करेंसी पोजीशन भी दो तरह की हो सकती है, इट कुड बी रिलेटेड टू द ओवर बॉट कंडीशन, ये ओवर बॉट कंडीशन सकती है, या फिर ओवर सोल्ड पोजीशन हो सकती है, दिस कुड बी द डिफरेंट, राइट। और इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, अब देखो डीरेगुलेशन इंटरेस्ट की हो चुका है, मार्केट इवेल्युएट कर चुकी है, सेटलमेंट सिस्टम एडवांस हो गए हैं, डीलिंग प्रैक्टिसेस ज़्यादा बेटर बन गई हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, इट्स अ हाई टाइम की इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का इस्तेमाल किया जाए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो आपके पास इंटीग्रेटेड ट्रेजरी है इनके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द इंटीग्रेटेड। तो कुछ एक टास्क है इंपॉर्टेंट जिनको इंटीग्रेटेड ट्रेजरी को करना पड़ता है। सबसे पहले ये होती है स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स। अब बैंक्स को सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग वगैरह तो नहीं करनी है ना, बैंक्स को ये स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना पड़ता है। व्हाट आर द स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स? जैसे एज पर द सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24 के हिसाब से एसएलआर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करना, और सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट के हिसाब से जो बैंक्स हैं उनको कैश रिजर्व रेशियो को भी मेंटेन करना पड़ता है। अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये जिम्मेदारी ट्रेजरी के ऊपर रहेगी। किसके ऊपर रहेगी? ट्रेजरी के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि एक ऑप्टिमल यूजेज करना है। हमारे पास फंड्स अवेलेबल है, उन्हीं फंड्स में से मैंने स्ट्रेचरी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना है, मैंने जो भी आईसीजी की गाइडलाइंस है उनको भी फुलफिल करना है, और साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करना है। सेकेंड थिंग, इट्स रिलेटेड टू लिक्विडिटी एंड फंड मैनेजमेंट। लिक्विडिटी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, आपको कैश फ्लोज को एनालाइज करना है। अब कैश फ्लोज को पता कैसे एनालाइज करते हैं? डिफरेंट टाइम होराइजन के ऊपर, डिफरेंट टाइम होराइजन के ऊपर। होराइजन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि हमने बकेट्स बना ली, ये बेसिकली आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, बकेट्स बना ली, ये मैच्योरिटी बकेट्स बना ली कि आपके पास विद इन ओवरनाइट, एक दिन के टाइम पीरियड में कितना पैसा आ रहा है, टोटल कितना पैसा जा रहा है, उसके रिलेटेड बना ली। इसी तरह से मैच्योरिटी आपने देख ली कि 2 से 7 दिन के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, 8 से 14 दिन की देख ली, 15 से 28 दिन की देख ली, एंड सो ऑन, राइट। इस तरह से डिफरेंट मैच्योरिटी बकेट्स बनाई जाती हैं डिफरेंट टाइम होराइजन के लिए। उसमें आप कैश इनफ्लो देखते हो, कैश आउटफ्लो देखते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू डू चेक कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। और फिर क्या मैनेज करना होता है? एएलएम को, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को चेक करना होता है, ताकि नुकसान भी ना हो और प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे। एंड वही हमारा क्या है, सेकंड पार्ट भी है, एंड दैट्स रिलेटेड टू द एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, थर्ड पार्ट है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब ऊपर वाले पार्ट में लिक्विडिटी और फंड मैनेजमेंट करना था। अब बैंक को फंड चाहिए, डिपॉजिटर पैसा लेने भी आते हैं, कई बार इवन प्री पेमेंट भी करनी पड़ती है, और प्री मेच्योर पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं एफडीआरस की। तो डेफिनेटली बैंक के पास एक लिक्विडिटी जो है वो मैनेज होनी चाहिए, ताकि बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के बैंक जो है अपने लिक्विडिटी को मैनेज कर पाए, साथ में प्रॉफिटेबल भी रह पाए। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा कवर हो गया कि आपको एसेट की पोजीशंस एंड लायबिलिटी की पोजीशन को इस हिसाब से मैनेज करना है कि आपका रिस्क मिनिमम टू मिनिमम हो, राइट। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। अब बैंक के हर एक फील्ड में क्या इन्वॉल्व है? रिस्क इन्वॉल्व है, और रिस्क को कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते। जीरो रिस्क का मतलब होता है आप कोई भी अर्निंग नहीं कर पाओगे। लाइक इट्स जस्ट अ केस कि मैं एक्सीडेंट से डरता हूं तो मैं रोड पर जाना ही छोड़ दूं, ठीक है,
तो वो हो गया, क्या हो गया, दैट्स बेसिकली कि मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगा रोड के ऊपर, तो फिर तो कोई बेनिफिट ही नहीं रहा ना। इसी तरह से अगर मैं कहूंगा मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, वो तो फिर जीरो रिस्क हो गया। जीरो रिस्क मतलब कोई भी अर्निंग नहीं होगी, कोई भी अर्निंग नहीं होगी। तो बैंक कभी भी रिस्क को जीरो नहीं करते। बैंक्स बेसिकली ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क। बैंक ट्राई करते हैं रिस्क को रिड्यूस कर लो और अपनी एपेटाइट के हिसाब से उसको मैनेज कर लो, रिस्क प्रोफाइल को एपेटाइट के हिसाब से मैनेज कर लो। तो यहाँ पर भी बैंक यही करते हैं कि अपने मार्केट रिस्क जो एसोसिएटेड होता है एसेट्स के साथ, लाइबिलिटी के साथ, उनको मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। एंड फर्दर जो क्रेडिट रिस्क होता है आपके ट्रेजरी प्रोडक्ट्स में, उसको हैंडल करते हैं। मे बी इट मे बी द केस दैट दे मे बी यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनकी खुद की वैल्यू नहीं होती, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू से उनकी वैल्यू जो होती है वो डिराइव होती है। लाइक वी आर हैविंग द credit default swap, forward contract भी even kind of derivative, it's also a derivative, options हो गए, ठीक है। अब इसमें आप स्पेकुलेशंस भी कर सकते हो, फर्दर अर्निंग भी कर सकते हो, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, दैट्स अ सिनेरियो। फिफ्थ जो फंक्शन है ट्रेजरी का, दैट्स अ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर डिफरेंट यूनिट्स के अंदर ही काम कर रहे हो। अब एक ही बैंक है, एक बैंक तो बहुत बड़ा है, अब उसमें एक डिपार्टमेंट ट्रेजरी का है, ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट कोई और है, कोई और है। जैसे मान लो कि एक लेंडिंग डिपार्टमेंट है, लोन डिपार्टमेंट। अब लोन डिपार्टमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी लोन्स को भी सैंक्शन कर रहा है, जैसे पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फॉरेन करेंसी में भी सैंक्शन किया जाता है। अब जब वो फॉरेन करेंसी लोन सैंक्शन कर रहा है तो उसको भी क्या जरूरत है, फॉरेन फंड्स की जरूरत है, फॉरेन फंड्स की जरूरत है। तो अब ये जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है ये क्या कॉस्टिंग देगा, क्या कॉस्टिंग देगा इस लोन डिपार्टमेंट को, यानी कि कितना रुपए का यूएसडी प्रोवाइड करेगा, कितने रुपए का यूएसडी प्रोवाइड करेगा, वो बेसिकली इंटरनल प्राइसिंग है। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली क्या होती है कि बेंचमार्क रेट आपको स्टैब्लिश करने हैं कि डिफरेंट यूनिट्स जो हैं सेम बैंक के अंदर भी, अगर उनको आपने कोई फर्दर सर्विस या फर्दर कोई कॉस्टिंग प्रोवाइड करनी है तो किस हिसाब से प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर एक रूल होता है डेट्स आर्म्स लेंथ प्राइसिंग। कम जैसे आप बाहर एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट में प्राइसिंग करोगे तो आप उसी प्राइसिंग का इस्तेमाल भी यहाँ पर करते हो, दैट्स टू बी डन एज पर द ओईसीडी गाइडलाइंस, राइट। ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल जो होता है स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी होता है और सेफगार्ड करने के पर्पस से भी होता है, जिसको हम हैजिंग भी कहते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप्स भी हैं, और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो भी शामिल हैं जिसके थ्रू हम रिस्क मिटिगेशन कर सकते हैं। फर्दर ट्रेजरी का एक फंक्शन है दैट्स रिलेटेड टू आर्बिट्रेज। मल्टीपल मार्केट्स में आप अपना यूज कीजिएगा, ठीक है, मल्टीपल मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करो उनकी कंडीशंस को और वहां से अर्निंग करो। फर्दर कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, दैट आपके पास प्रॉपर कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हमने एसेट क्वालिटी की तरफ ध्यान देना है। जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उसी हिसाब से समझिए कि हम हमारे पास प्रॉपर कैपिटल जो है वो मेंटेन रहे, और साथ के साथ में आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान देना पड़ता है कि हमें इफेक्टिवली देखना है कि जो फंड्स हैं उनको कितनी इफेक्टिवली डिप्लॉय किया जा रहा है, ताकि हम अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी सस्टेन कर पाए। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ है बैलेंस तो 1 करोड़ लगा दिया, कुछ ना कुछ कैपिटल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड फॉर द मिनिमम प्रोविजन फॉर एनपीएस। अब एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर भी चेक रखना पड़ेगा। आप कहोगे एनपीए कैसे हो गया, लेट्स केस यहाँ पर ट्रेजरी ने एक पर्टिकुलर किया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है काउंटर पार्टी के साथ XYZ जो कि कॉर्पोरेट था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एंड ये पार्टी ने यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी क्रेडिट रिस्क है, देयर इज अ क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व ओवर देयर। एंड ये भी आपका एसेट चलता फिरता एनपीए बन सकता है। तो इस एनपीए का नंबर जो है कम से कम रखना है ताकि प्रोविजनिंग मिनिमम टू मिनिमम मेंटेन करनी पड़े, राइट। सो दीज आर द फंक्शंस related to what, related to the treasury, integrated treasury, right, that would be related to this particular video। आई होप कि ये वीडियो को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाए तो ये नंबर जो है 8360944207, इस नंबर को सेव कर लो सी ए आई बी के नाम से, ठीक है। तो सी ए आई बी के नाम से इस नंबर को करना है सेव, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप हमें दोबारा से कर देना आपने लिख करके सेव फॉर सी ए आई बी, एंड विल स्टार्ट सेंडिंग यू ऑल द अपडेट। So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video.